हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग गेस व्हाट, क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए, फर्स्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आइए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, इस एक्ट में क्या पढ़ना है, इससे पहले हम आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का बिल्कुल इरादा नहीं होता है। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं बिजनेस लॉ, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये बिजनेस लॉ, या आप इसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मर्केंटाइल लॉ, या एक और शब्द यूज कर सकते हैं इसके लिए, कॉमर्शियल लॉ। तो ये जो कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ है, उसी का पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं अभी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करने वाला नहीं हूं। मैं अभी चलूंगा और मेरी डिस्कशन जो होगी वो डिपेंड होगी लॉ के ऊपर। सबसे पहले कि लॉ होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले लॉ समझने के बाद फिर मर्केंटाइल लॉ क्या होता है या बिजनेस लॉ क्या होता है, और बिजनेस लॉ का जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या है, उसके बारे में हमारी चर्चा शुरू होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लॉ। पहला टॉपिक, पहली बिंदु और सबसे सटीक सवाल कि व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी कानून पे बेस्ड है, किसी न किसी लॉ पे चल रही है, और आवश्यक भी है और सही भी है। लेकिन ये लॉ है क्या, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, पूरी दुनिया जान रही है ये कानून क्या है। लेकिन इसको अगर शब्दों के बिंदुओं में पिरोया जाए, उनकी मोतियों में पिरोया जाए, तो कैसे इसको एक किनारे से आप सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ शब्द चुने गए हैं और ध्यान से सुनेंगे। आप पहले खुद के अंदर से आवाज निकालिए कि ये लॉ क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं। जब हम बात करते हैं लॉ की, तो हमारे दिमाग में आता है बदमाशियां। हमारे दिमाग में क्या आती हैं, हम लोग जब छोटे थे तो हमें बदमाशियां करने पर डांट पड़ती थी, डिसिप्लिन्ड होना सिखाया जाता था, पिटाई होती थी ना। आपकी भी हुई होगी बचपन में और हमारी भी हुई है। माँ बाप, भाई बहन, जो भी बड़ा होता है वो आपको पीटता है, मारता है कि ये काम मत करो। इसका मतलब ये निकलता है कि वो गलत काम हम कर रहे होते हैं और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका जाता है। अब गलत रास्ते पर जाने से रोके जाने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैमाने हैं, वो हमारे लॉ है। लेकिन चूंकि वो हमारे घर से निकले होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स, जैसे दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने नहीं जाना है, गंदे बच्चों के साथ, अब ये हमारे पैमाने हैं। कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा ये कि आपको किसी बाहर के बच्चे से नहीं खेलना है। लेकिन ये हमारे अंदर के यूसेज या कस्टमरी, जो हमारे ट्रेड होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके हिसाब से हम ये चीज़ें निकाल के आते हैं और हमारे कंडक्ट को, हमारे चलन चालन को नियंत्रित करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ controlling the conduct of the people and providing them a freedom, एक livelihood environment देने के लिए जो भी set of rules तैयार किए जाते हैं by the state, by the state का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारे जो नियम कानून होते हैं उनको भी माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअली गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, दे आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, उनको आप कंपल्सरी फॉलो करते हैं। इसलिए अब क्या बोला जाएगा लॉ को, कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो, या फिर कुछ ऐसे रूल्स जो हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं और साथ साथ हमारे साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट, हमारे सोशल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे राइट्स और लायबिलिटीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये, और जो बनाए जाते हैं किसके द्वारा, बाय द स्टेट, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस जो होती हैं, तो इन्हें हम, रेगुलेशंस होती हैं, इन्हें हम
लॉ के नाम से जानते हैं। तो कानून का मतलब बहुत सीधे शब्दों में आप समझ चुके होंगे कि जो हमें, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक का नियम होता है कि आप रोड पे किस दिशा में चलेंगे, सिग्नल ध्यान में रखना है, सिग्नल को ब्रीच नहीं करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है, किसी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू बी फॉलोड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। इवन अगर मैं इंडिया की बात करूं इन रेफरेंस टू द इंडिया, तो ये होता है हमारा लॉ। क्या सर टाइम टू टाइम लॉ चेंज भी होता है? जी हाँ, लॉ समय समय पर बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारी वैल्यूज, हमारी जो बिलीव्स हैं वो बदलती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, हमारे कस्टम्स चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू चेंज आवर लॉ। सो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज से अगर 200-400 साल पहले देखिए तो बहुत सारे, अब क्या बोलूँ मैं, सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा, आपने अभी भी दहेज डाउरी सिस्टम तो अभी भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, पहले ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेडिशन बदले, परंपराएं बदली, हमारी वैल्यू सिस्टम चेंज हुई, तो अकॉर्डिंगली इनके खिलाफ भी लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी और सामने निकल के आया, डाउरी के लिए लॉ बना, जो और बहुत सारी भ्रांतियां हैं इनके लिए अगेंस्ट लॉ बना और उनको रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, ओके। अब ये जो लॉ होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। जैसे कुछ इंटरनेशनल लॉ होते हैं। हमारे देश में जो लॉ बनेगा वो हमारा नेशनल लॉ है, लेकिन दुनिया में, पूरी दुनिया में हम कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें भी गवर्न होना है, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉज हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, संविधान की तरफ से कानून बनाए गए हैं। संविधान एक अपने आप में डॉक्यूमेंट है, एक कानून है वो, जिसका महत्व सब सारे कानून के ऊपर होता है। उनसे हम लोग उसके बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर रह करके बाकी के कानून हम तैयार करते हैं। जैसे अगर मैं संविधान के अंदर रह करके बात करूं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, उसके रेफरेंस से बनाया गया होगा। कंपनीज एक्ट, ये सारे कानून हैं, बट वो सबसे बड़ा कानून है, उसका ओहदा थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंटरनेशनल लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, बाकी और भी तरह के कई अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। एक और सवाल आपके मन में आता है कि सर व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग द लॉ, अगर हम उसको फॉलो ना करें लॉ को, तो हमें क्यों लॉ को फॉलो करना होता है? क्या मजबूरी भी होती है क्या लॉ को फॉलो करने की? जी हाँ, जो हमारा इंडियन लॉ है, इन रेफरेंस टू द इंडियन लॉ मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, इंडियन लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी कानून आपके लिए बना हुआ है तो आपको उसको फॉलो करना है। एंड अगर आप ये कहते हैं कि हमें इस कानून के बारे में पता नहीं है, तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको कानून जानना मजबूरी है आपकी, आपको जानना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई? बात यही हुई, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आप बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए और आपने टिकट लिया नहीं। अब जब टिकट चेक करने वाला कंडक्टर या फिर टीटी आता है, टिकट कलेक्टर आता है, टिकट चेकर आता है, वो कहता है आपसे कि भाई टिकट दिखाइए, तो आप कहते हैं कैसा टिकट? हमें तो मालूम ही नहीं था, टिकट भी लगता है क्या यहाँ? अच्छा, आप टिकट लिए हैं? टीसी साहब आप टिकट लिए हैं? वो कहता है नहीं, मैं तो ये जांच करने का अधिकारी हूं, मुझे टिकट की जरूरत नहीं। तो वो कहता है कि हमें क्या जरूरत है? तो क्या आप ऐसा बोल के बच जाएंगे? वो टीसी छोड़ देगा, अच्छा बेटा बहुत स्मार्ट हो, चलो जाओ कोई बात नहीं, ऐसा बोलेगा क्या? वो तो तुरंत फाइन लगा देगा आपके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि एक मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। फिर से मैं बोल रहा हूं, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इसका मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप कानून को आपको कानून के बारे में पता नहीं है, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, यू विल बी पेनलाइज्ड एंड यू विल बी फाइन्ड।
आप कोई भी प्ली दीजिए, आप कुछ भी माफी मांगिए, पैर पे गिर जाइए, यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फाइन, आपको फाइन पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी डिस्कस। थोड़ा सा आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया लॉ के बारे में, फिर फर्दर मूव करेंगे हम लोग मर्केंटाइल लॉ क्या होता है उसके बारे में। तो कानून क्या है ये जान लीजिए आप। तो यहां पे मैंने कहा था कि इट मे बी डिफाइंड एज रूल्स ऑफ कंडक्ट बाय हुम रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट और स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। भाई ये स्टेट के द्वारा क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड एनफोर्स किया। एनफोर्स का मतलब होता है लागू कराना, ये इसका मतलब होता है लागू करना यहाँ पे, ठीक है। आगे चल करके एनफोर्स का मतलब और भी बताएंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना समझिए। स्टेट टू कंट्रोल, फॉर व्हाट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, किसको, द कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों के जो चाल चलन है। सर चाल चलन से शब्द थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा मत बोलिए, चाल चलन ना चरित्र पे दाग लगा देता है, तो ऐसा ना बोलिए आप। अच्छा ठीक है, अब क्या बोले, कंडक्ट ऑफ पीपल को हिंदी में यही कहा जाता है, लेकिन ठीक है आपके पास कोई बेहतर शब्द हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, किस लिए भाई, उनकी, फिर मैं बोलूंगा चाल चलन को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड लेटर ऑन। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्या होते हैं, किस विचार के साथ, किस उद्देश्य के साथ, टू सिक्योरिंग जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ये पर्पस होता है लॉ का, ठीक, ओके। अब मैंने कहा कि लॉ चेंज होता है क्या, सिंस द सोसाइटी, वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी। वैल्यू सिस्टम क्या होती है, वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जिन पे हम यकीन करते हैं कि ये हमारी पॉलिसी होती हैं, तो वो अगर बदलती हैं, हम हमारे बिलीव्स चेंज होते हैं, तो society keeps on changing and the law also keeps on changing according to the changing requirements of the society. There are several branches of law, अलग अलग तरह के लॉज हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, एटसेट्रा, इस तरह के। एंड आई hereby need to say that this mercantile law is the branch or subdivision of सिविल लॉ। ये जो हमारा मर्केंटाइल या बिजनेस लॉ होता है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिविल लॉ, नॉट एल्स, और किसी का पार्ट नहीं होता है, बट सिविल लॉ का पार्ट होता है हमारा। एवरी ब्रांच ऑफ न्यू लॉ रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो सब इंटरनेशनल लॉ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और बाकी चीजों को गवर्न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे देश में जो सरकार जो चलती है, गवर्नमेंट जो चलती है, उसको रेगुलेट करने के लिए, बाकी चीज़ों को। क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। सिविल लॉ जो हमारे सिविल एक्टिविटी होती हैं अदर देन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, उनको गवर्न करने के लिए, एटसेट्रा। मैंने जो आपको बात कही कि इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, जरा देखिए, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कानून पता नहीं है, देन यू हैव टू, आपको जानना होगा, यू हैव टू नो, आपको पता करना होगा कि कानून क्या है। आप किसी को मार के कहते कि अरे हमें नहीं पता था कि इस पर सजा होगी, नहीं तो हम नहीं मारे होते, हमको प्लीज माफ कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, आप लालू यादव नहीं बन सकते। ओके सर, आइए एग्जाम्पल भी दिया है। इफ समवन इज कॉट, कोई पकड़ा जाता है ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन विदाउट टिकट, ही कैन नॉट प्लीड दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग द परचेज ऑफ टिकट। वो कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि हमको टिकट भी खरीदना है। जाओ भैया, टाटा बाय बाय, जेल की हवा खाओ, पेनल्टी भरो। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ। अब आइए बिजनेस लॉ की बात करें। मैंने जैसा आपको समझाया कि बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। भारत में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, तो उसमें सिविल लॉ का ही पार्ट हमारा बिजनेस लॉ माना जाता है। अब ये मर्केंटाइल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ मर्केंटाइल एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज। इसमें जो हमारे राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किसमें?
जो हमारे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पैसे वाले लेन देन होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल और बिजनेस लॉज। इट मींस देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ commercial activities involved over there. So we need to protect the rights of one person and the liabilities of other persons. Liabilities also need to be protected. The in nutshell you can say it is a protection of commerce. आप बेसिकली बोल सकते हैं कि ये कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सर ऐसा हुआ क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जरूरत इसलिए पड़ी कि आज से अगर 200 साल 400 साल पीछे जाइए आप, तो आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा लेन देन नहीं हुआ करते थे। लोग खाने के लिए बस होता था कि खाने का अरेंजमेंट है, देन एवरीवन इज हैप्पी। बट सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, लोगों की नीड्स बढ़ने लगी। लोगों को खाने के साथ साथ कपड़े भी चाहिए, कपड़ों के साथ साथ कपड़े ज़्यादा चाहिए थे, घड़ी चाहिए थी, टोपी चाहिए, शूज़ चाहिए, टाई चाहिए, शर्ट चाहिए, सब कुछ, गाड़ी चाहिए। जब इतनी ज़्यादा डिमांड होगी तो डेफिनेटली बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब ये चीज़ें बढ़ी तो लोग एक दिन में न्यूमेरस ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दिए। देन वहाँ पर फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ गए, धोखाधड़ी होने के, झूठ बोलने के, लोगों को नुकसान पहुँचाने के, ये चांसेस बढ़ने लगे। तो वहाँ पर लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी, और उस लॉ को बोला गया मर्केंटाइल लॉ। कि अगर एक आदमी कहता है कि मुझे सामान आप दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, अभी दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो फ्यूचर में देगा या नहीं? अब अगर नहीं दिया तो फिर कौन पकड़ेगा उसको? कैसे पता चलेगा कि उसको पैसे उससे रिकवर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, डैमेजेस उससे वसूल होने चाहिए कि नहीं? सामने वाले का तो नुकसान हो गया। तो इसलिए ये लॉ डेवलप हुआ और धीरे धीरे चल करके ये मर्केंटाइल लॉ बना, है ना। आइए, तो मर्केंटाइल लॉ इज नॉट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ, कोई अलग तरह का लॉ, एक अलग ब्रांच नहीं है, बट सिविल लॉ में ही ये आता है। बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द सिविल लॉ विच डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मर्केंटाइल प्रोसेस। अब आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, मर्केंटाइल प्रोसेस, rights and obligations of mercantile process arising out of the mercantile transactions. mercantile word की जगह आप business अगर use करना चाहें then it's okay. in respect of the mercantile property क्या होती है? if you are going to purchase a television, then in that case it will be a mercantile property because it is being traded. जो प्रॉपर्टी ट्रेड होती है ना, जिसमें बिजनेस होता है या जिसमें आप जो मर्चेंट है वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। अब अगर मर्केंटाइल लॉ के डिवीजन की बात करें कि मर्केंटाइल लॉ में क्या होता है, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको मेरे दोस्त बता दिया था कि मर्केंटाइल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट आते हैं, इसकी भी कहानी आपको समझाएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, आपका पार्टनरशिप एक्ट आता है, आपका आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें कवर होते हैं। तो देखें जरा, इट इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ओके, पार्टनरशिप्स, ओके, कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस, कैरेज ऑफ गुड्स, आर्बिट्रेशन। अच्छा, ये सारे ये एक एक्ट्स हैं, ये कानून है ये। अब इनको पढ़ के क्या लग रहा है आपको? इनको पढ़ के आपको क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस एक्टिविटीज को बचाने के लिए या उसमें लोगों के नुकसान को बचाने के लिए, उनके राइट्स ऑब्लिगेशंस को सिक्योर करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट है, खुद में अपने आप में देख लीजिए, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कोई प्रॉमिस किया किसी से कि भाई हम आपको ये सामान बेचने के लिए तैयार हैं, तो अब सामने वाला हाँ तो बोल दिया, लेकिन जिस डेट पे खरीदना था उस डेट पे खरीदने से मना कर दिया। आपको कहीं और बेच करके जो फायदा कमा सकते थे अब तो वो नहीं कमा सकते ना, तो अब क्या होगा? क्या उसके खिलाफ उससे आप वसूली कर सकते हैं या नहीं? सोच के देखिए, वो आदमी तो बैठ करके गाने गा रहा होगा, ढोलक बजा रहा होगा कि वाह वाह नुकसान पहुंचा दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके पास, वो कहता है कि ना रे ना, तू बच नहीं सकता है, तू तो गया, तू गया। कैसे गया? अब
जितना इसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये भरपाई वगैरह, ये आगे चल करके हम आपको डैमेजेस बताएंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना, सब पढ़ेंगे हम लोग। पार्टनरशिप कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज जानते हैं, प्रोमिसरी नोट जानते हैं, चेक जानते हैं, ये सारे क्या है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिनके राइट्स और ड्यूटीज जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्रोटेक्ट करने होते हैं। कि भाई एक आदमी ने अगर कहा है कि ये चिट्ठी है हमारे पास, इस पे मैं पैसे दे दूंगा, तो अब वो बाद में देने से मना करता है तो फिर क्या राइट्स ऑब्लिगेशंस होंगे। हमने चेक तो आपको इशू कर दिया, मैंने कहा जाओ ये बैंक से हमारे पैसे ले लेना, आप चेक तो जानते होंगे ना, और बैंक में जाने के बाद पता चल रहा है कि पैसा ही नहीं है, बाउंस हो गया चेक, तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें मर्केंटाइल लॉ में डील होती हैं ताकि एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट किया जा सके आपके मर्चेंट्स को। चलिए अब यहां पे एक नई बात निकलती है मर्केंटाइल लॉ समझने के बाद कि भाई ये सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ क्या है। देखिए मैंने लॉ के सोर्सेज की बात नहीं की है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप इससे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, मैंने मर्केंटाइल लॉ के सोर्स की बात की है। तो ये जो बिजनेस लॉ है हमारा, ये कब आया था, देखिए ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये भी लॉ हमारा अंग्रेजों का दिया हुआ है, अंग्रेजों ने हमें ये बिजनेस लॉ दिया हुआ है। और अभी चूंकि मैं आपको बताऊं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आया, 1881 में, तो बताइए ना, वो सब अंग्रेजों की देन है, ये अंग्रेजी लॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सोर्स को सबसे पहले तो यही समझ लेना है कि इंग्लिश लॉ से लिया गया होगा। हाँ सर, क्योंकि चूंकि इंग्लैंड में भी इसी तरह का, यहाँ इंडिया में जो ट्रेड कस्टम था, इंग्लिश लॉ को उठा करके यहाँ के जो कस्टम है, यूसेज हैं, या जो पैटर्न है उस हिसाब से सेट करके बनाया गया है। तो ये मर्केंटाइल लॉ का मेन सोर्स जो है, सबसे पहला क्या है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। इंग्लिश लॉज आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। इंग्लिश लॉज आर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूसेज, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड, ऑफ द मर्चेंट्स इन इंग्लैंड, और उसको यहाँ पे लागू किया गया भारत में, मतलब उसको भी ध्यान में रख करके ये कानून बनाया गया था। अच्छा, दूसरी बात देखिए जरा, पहला तो इंग्लिश कानून लिया, दूसरा भारत में भी जो कानून बने हैं, ये जो मर्केंटाइल लॉ है ना, जैसे मान लीजिए हमने नेगोशिएबल की ही बात की, तो नेगोशिएबल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, नेगोशिएबल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि भाई हमें पैसे देने हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक बन रहा है आपके साथ। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो है ही है। तो अब मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक कानून बन रहा है, मर्केंटाइल लॉ बन रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, मतलब जो हमारे अपने कानून है वो भी मर्केंटाइल लॉ को बनाने में मदद करते हैं। बात समझ में आई। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट है इंडियन स्टैट्यूट लॉ, वेरियस एक्ट्स पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेचर आप किसे बोलेंगे, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां कानून बनता है। ये कहां बनता है कानून हमारा, लेजिस्लेचर जो कानून है, भारतीय कानून, लोकसभा और राज्यसभा और फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट के बाद कानून हैज बीन फाइनलाइज्ड। ठीक है, सिस्टम यही होता है कि जब सबसे पहले कोई बिल बनता है, बिल मतलब ड्राफ्ट, हमको कोई जो भी कानून चाहिए उसके लिए हम एक तैयारी करते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके एक कमेटी भी होती है, उस पे कमेटी के पास वो जाता है, वो उसको उसमें जो संशोधन करना होता है वो उसको अमेंड करते हैं, फिर वो फाइनली लोकसभा में जाता है जिसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, एंड देन वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जिसे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, और वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट, और जिस दिन प्रेसिडेंट की मुहर लग गई फिर वो नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गैजेट में एंड बिकम्स लॉ, कानून। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेचर आर द मेन सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, दीज आर द लॉज। अब इनको ध्यान में रखते हुए भी आप कोई और मर्केंटाइल लॉ बना सकते हैं। तीसरा, जुडिशियल डिसीजंस, पहला क्या था, इंग्लिश लॉ, दूसरा हमारे जो स्टैट्यूट हैं वो, और तीसरा जुडिशियल डिसीजंस। क्या होता है, अगर किसी भी मुद्दे पर हमारे पास कानून नहीं है, हमारे पास कानून नहीं है, उसको कैसे डिसाइड किया जाए, कोई लॉ में बात नहीं लिखी है, तो इस केस में हमारे जो कोर्ट होते हैं ना,
वो कहते हैं कि इस विवाद का ये हल होना चाहिए और उस हल को ही कानून मान लिया जाता है और टाइम टू टाइम उनको रेफर किया जाता है। इन्हें हम जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट्स नाम देते हैं। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट मतलब जो पीछे से चला आ रहा है, ठीक है, और उनको भी फॉलो किया जाता है। दे आर ऑल्सो द सोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग लॉ। पास्ट जुडिशियल डिसीजंस ऑफ इंग्लिश कोर्ट्स एंड इंडियन कोर्ट्स, दोनों इंग्लिश कोर्ट्स के जो जुडिशियल डिसीजन है बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूसेज, जो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं वहां के, लेकिन कानून में नहीं लिखे, उनको कॉमन लॉ कहते हैं। अगर इंग्लिश जो है इंग्लैंड में, सुनिएगा कॉमन लॉ, आप बार बार वर्ड सुनेंगे, आगे मैं यहां भी कहीं यूज कर लूंगा आगे। जो हमारे कॉमन लॉ होते हैं ना वो इंग्लैंड के होते हैं और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं एक्ट में नहीं लिखे, बट वो कस्टम और यूसेस के हिसाब से डेवलप हुए होते हैं, धीरे धीरे नीड के हिसाब से, कोर्ट की डिसीजन के हिसाब से डेवलप हुए होते हैं, तो उन्हें हम कॉमन लॉ कहते हैं। तो उनका भी रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश कोर्ट है या इंडियन कोर्ट है आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। वेयर एवर, जहां भी लॉ इज साइलेंट ऑन द पॉइंट, जहां भी लॉ साइलेंट होता है वहां पे जज हैज टू डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस लगा करके वो उसको डिसाइड करता है। एंड द पास्ट जुडिशियल डिसीजंस, जो कोर्ट में डिसाइड हुए पास्ट डिसीजंस हैं, आर फॉलोड बाय द कोर्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग सिमिलर केसेस बिफोर देम। तो उनके सामने मान लीजिए एक बार कोर्ट में उस तरह के मुद्दे पर कोई डिसीजन निकल चुका है, तो उसके लिए दोबारा से अगर कोई मुद्दा आता है तो वो डिसीजन का रेफरेंस दे करके उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक, ओके। एंड लास्ट वन, कस्टम एंड यूसेज। ये क्या है? हम भारत में रहते हैं और भारत में हमारी जो परंपराएं हैं, आज तक जो चीजें चली आ रही हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये हमारा कस्टम, कस्टमरी का मतलब होता है जो हमने अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया हो। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप सिस्टम वगैरह काम करते हैं तो वहां पे कस्टमाइज होने आता है कि आप कस्टमाइज करिए इसको, मतलब अपने हिसाब से उसको बनाइए। कुछ तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ कस्टमाइज करते हैं आप। तो बाय कस्टम, बाय कस्टमरी रोल आप इन चीजों को सेट करते हैं। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके सेक्शन 1 में ही, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है हमें, उसके सेक्शन 1 में ही लिख दिया गया है, पहले ही सेक्शन में लिखा गया है कि भाई देखिए जो भी हम बातें कहते हैं, सेक्शन 1 कहता है जो भी हम बातें कहते हैं वो किसी भी तरह से यहाँ इंडिया में जो कस्टम और यूसेज हैं उनको अफेक्ट नहीं करती। मतलब अगर आप अपनी धारणाओं, परंपराओं के हिसाब से कोई भी मामला सॉल्व करते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको प्रभावित नहीं करेगा, उसको गलत नहीं बोलेगा। जैसे मान लीजिए किसी गांव में ये परंपरा है कि अगर किसी का जानवर जो है वो किसी के खेत में जाकर के कुछ खा लेता है, एक एग्जाम्पल है मेरा, तो अब इस नुकसान की भरपाई जिसका जानवर है उसका मालिक करेगा और जितना नुकसान हुआ रहेगा उसका एस्टिमेशन गांव के लोग ही करेंगे, ठीक है। अब ये कस्टम है वहां का, तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको मना कर देगा? नहीं, उस कस्टम को ही फॉलो किया जाएगा यदि आप लोग चाहते हैं तो। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हो तो फिर उस हिसाब से होगा, ठीक है। द कस्टम एंड uses of trade are also one of the sources of mercantile law in India. These customs and uses govern, what did they do? Govern the merchants of trade in their dealing with each other. Some acts passed by the Indian legislature recognizes the importance of such customs and uses. और देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया वो सेक्शन 1 का यहाँ पे दिया हुआ है कि 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा प्रोवाइड करता है, नथिंग कंटेंट देयर इन शैल, मतलब कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, नथिंग कंटेंट देयर इन शैल अफेक्ट एनी यूसेज ऑफ कस्टम और ट्रेड। सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी सेक्शन 1 कहता है कि भाई देखिए हम प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज सबकी बात करते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस सब बात करता है, लेकिन
अगर एक हुंडी होती है जो देशी भाषा में लिखी जाती है, हुंडी होती है जो देशी भाषा में लिखी जाती है, तो कहता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि जो देशी भाषा है ना आपकी, उसको भी हम मानते हैं, और अगर उसमें भी लेन देन हो रहे हैं और ठीक ढंग से हो रहे हैं तो वो भी ओके हैं, हम उसको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर और कुछ बताना चाहते हैं आपको। जब भी आप कानून की बात करते हैं तो कानून बनाने के पीछे कारण क्या होता है? मैंने अब तक जितने भी शब्द बोले हैं वो सबका बेस क्या है? कानून बनाने के पीछे का कारण होता है कि किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना और किसी की लायबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करना, ताकि वो लायबिलिटी से भाग ना सके। दोनों चीजें, आपका मेरे पास राइट है किसी से पैसे लेने का, तो मेरा राइट बना रहे, और सामने वाले की लायबिलिटी है पैसे चुकाने की, तो वो अपनी लायबिलिटी से स्किप ना कर सके, बच ना सके। तो फिर सवाल ये उठा कि फिर राइट्स कौन कौन से होते हैं? जब राइट की बात हो रही है तो राइट्स की बात कर लेते हैं। 3 तरह के राइट्स मिलेंगे आपको। कितने? 3 तरह के आपके राइट होते हैं। एक, हम इंसान हैं। हम कौन हैं? इंसान हैं। देखने से तो नहीं लगता लेकिन इंसान होना भी एक अधिकार है। इंसान के भी अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संविधान के अधिकार। हर देश का एक संविधान होता है और उसमें सबको कुछ राइट्स दिए होते हैं। और तीसरा, हम अपनी इच्छा से कुछ राइट्स और लायबिलिटीज गेन करते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कहते हैं, बाय कमिंग इनटू द अग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके हम राइट्स और लायबिलिटीज को गेन करते हैं। तो देयर आर 3 राइट्स। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, एक ह्यूमन राइट्स हो गया, और एक हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स आपने बहुत नाम सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि जब भी कोई आतंकवादी या कोई बदमाश मारे जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं और कहते हैं भाई आपने मारा क्यों उसे। तो किस बेस पे वो आते हैं रोकने के लिए? क्या कभी आपने सोचा है कोई जवाब आपके पास? सर आप डांट रहे हैं देखिए, ध्यान से सुनेंगे। जब कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि आपके ह्यूमन होने की वजह से आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, और वो राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने एक ड्राफ्ट बना करके और वो चीजें एक्सेप्ट की हैं कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक, और उस यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज हैं सबको वो मानना पड़ता है, सबके ऊपर वो एप्लीकेबल है, तो उनको ये अधिकार मिले हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या? जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमारी आजादी का अधिकार, ह्यूमन राइट्स, आजादी, हमें आजादी चाहिए, तो हम आजाद रहने के अधिकारी हैं, ये ह्यूमन राइट है हमारा। हम ह्यूमन हैं इसलिए हम आजाद हैं, हमें गुलामी नहीं दी जा सकती है, ये क्योंकि हम ह्यूमन हैं। हमें शिक्षा चाहिए, उसका भी अधिकार है हमारे पास। हमें बोलने की आजादी, ये सारे क्या हैं? ये ह्यूमन राइट्स हैं हमारे। देखें जरा, यूनाइटेड नेशंस हैव adopted a universal declaration of human rights, universal declaration of human rights, which has been adopted by member countries including India. We have National Human Right Commission, एक नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट लेवल पे भी हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। ह्यूमन इज अबव कॉमन लॉ, तो इंसान जो होता है वो कॉमन लॉ के ऊपर है। पहले इंसान फिर कानून। यूं कह लें आपकी भाषा में कि कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं बना, इंसान सबसे ऊपर है। मतलब इंसान है तो ही कानून है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं? मार देते हैं बदमाश को, वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स वाले कि आपने इंसान को मार दिया, क्यों मारा? उसके कानून किस लिए है? भाई इंसान को ही मार देंगे तो फिर कानून का क्या मतलब? तो उनका कहने का ये मतलब होता है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको कानून के तहत आप क्या करें, उनको सजा दें, इसलिए। तो अब बात समझ में आ गई ना? हाँ सर।
तो हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं? ह्यूमन राइट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमारी आज़ादी और हमारे जीवन का। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, जो बकरे और मुर्गे होते हैं, जिनके चिकन और मटन आप खाते हैं शबाब के साथ, चाव से, क्या उनके भी गोट राइट्स और चिकन राइट्स होते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स हैं हमारे? क्या उनके भी कुछ राइट्स होते हैं? नहीं सर, ऐसा तो सोचा ही नहीं। अगर ऐसे राइट्स होते, उनकी भी लाइफ और फ्रीडम या लिबर्टी के राइट्स होते, तो उनको कोई काट करके खा नहीं पाता। कभी सुना है आपने ह्यूमन का भी मीट मिलता है? कुछ सुना है ऐसा? नहीं। हमें लाइफ लिबर्टी है। आपको आज उन बकरों के बारे में बुरा लग रहा होगा ना कि उनके राइट्स क्यों नहीं है, तो अब नहीं है, हमें नहीं मालूम, हम क्यों बताएं आपको। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से, एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का, एंड एक्सप्रेशंस एंड एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह से। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू दीज राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के हमें सबको इस तरह के राइट्स मिलने हैं, सबको, सबके पास ये राइट्स हैं, ठीक। दूसरा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आइए, संवैधानिक अधिकार। संविधान हमारा, बहुत संक्षेप में हम अपने संविधान के बारे में बात करेंगे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रेसिडेंसी में अध्यक्षता में कमेटी थी, उनके द्वारा वो बनाया गया था। और इस संविधान में 395 आर्टिकल्स, 395, और इनके 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, और कुल मिलाकर के इसमें 8 शेड्यूल्स भी हैं, ठीक है। और ये टोटल मिलाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसमें एक मैं नाम लेना चाहूँगा, और वो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पता होंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको डांट रहा हूँ, मैं आप ही को डांट रहा हूँ, आप मुझे देखिए, मैं आप ही को डांट रहा हूँ अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, ये हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं। उसमें राइट ऑफ एजुकेशन है, हमें शिक्षा का अधिकार है। राइट ऑफ फ्रीडम है। तो ये इस तरह के जो हमारा फंडामेंटल राइट, अब ये भी तो हमारे राइट्स हैं, तो ये भी हमारे हैं, ये भी राइट्स हैं हमारे, ये हमारे पास, हमसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, फिर वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी हो, तो हम कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक रिट पिटीशन फाइल करना होता है। तो ये हमारे अधिकार हैं। लेकिन ये अधिकार तो सबसे ऊपर आते हैं ना, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में एंटर करते हैं। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में मैं आपको बताऊं। दिस इज available to all citizens as per the constitution. Basic rights are called fundamental rights, and if government or government organization violates any rights, remedy is available to the citizen by making writ petition to high court or supreme court only in case of the violation of fundamental rights, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। ये तो हम अपनी इच्छा से, आजा भाई आजा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोस्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दुश्मनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोस्ती दुश्मनी साथ में निभाते हैं, दोस्त के साथ ही दुश्मनी निभा लेते हैं, है ना। जो हम अपनी इच्छा से एंटर करते हैं, साइकिल खरीदनी है, दुकान पे जाएंगे, दुकान पे हम उससे बोलेंगे कि भैया हमको साइकिल चाहिए, वो बोलता है कि 5,000 रुपए की साइकिल है, आपको लेना है तो बोलिए। तो आप क्या कहते हैं? ठीक है। अब ये हम लोग क्या हो गए, हमारे पास साइकिल लेने का राइट आ गया, और हमारे पास ऑब्लिगेशन आ गया पैसे देने का, उसके पास साइकिल देने का राइट आ गया, और पैसे लेने का, साइकिल देने की लायबिलिटी आ गई, और पैसा लेने का राइट आ गया। तो ये हम लोग अपने वॉलंटरली लेते हैं, तो ये भी एक राइट है हमारे, ठीक। तो इन राइट्स की हमने चर्चा कर ली, और इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं ना, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसके लिए हमारे पास हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, ये हमारे, और ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो इनका वायलेशन होने पर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल, रिट का मतलब होता है कि ऐसा पिटीशन जिसके लिए कोई कानून ना बना हो, तो हम जाकर के वहाँ रिट फाइल करते हैं, और रिट पिटीशन के थ्रू हम अपनी बात वहाँ रख सकते हैं।
पिटिशन मतलब होता है याचिका दायर करना, हम अपने अपने याचना करते हैं कि भाई हमारे साथ ये बुरा हुआ है, आप इस पे निर्णय लीजिए। तो अब हम यहां से चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहानी। तो उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमने अब तक क्या बातें की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। वो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने लॉ की बात की कि कानून क्या होता है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि कानून का मतलब वो रूल्स जो हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, हमारे फ्रीडम, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें, हमारी लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करें, हमें एक अच्छी सोसाइटी मिले रहने के लिए हमारे कुल मिलाकर के जो तौर तरीके हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, रेगुलेशंस बने हमारे लिए, ये हमारे लिए लॉ है। वो कौन बनाता है? वो गवर्नमेंट बनाती है लॉ। लॉ समझने के बाद, अच्छा अलग अलग तरह के लॉ होते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग लॉ बने हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, अलग अलग तरह के लॉ हैं। अब ये मर्केंटाइल लॉ जो है वो सिविल लॉ का ही पार्ट है, ये मैंने आपको सिखाया। अब ये मर्केंटाइल लॉ होता क्या है, ये इसके मेन सोर्सेज क्या है, कहाँ से आया ये? तो उसके लिए मैंने बताया कि ये सबसे पहले अंग्रेज लेके आए, तो इंग्लिश लॉ से प्रेफर हुआ। फिर हमने अपने कुछ कानून बनाए, उनसे भी मदद ली। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी मदद ले सकते हैं आप। तो हमारे जो स्टैट्यूट है उनकी मदद। फिर हमने कुछ हमारे कस्टम्स, यूसेज, उनसे हमने मदद ली, वो भी हमारे एक सोर्स ऑफ लॉ हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ के बाद हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे राइट्स होते हैं, कुल मिलाकर के लॉ बनाने का पर्पस होता है कि राइट को प्रोटेक्ट होना करना। तो लॉ के राइट्स हमारे कौन कौन से हैं? तो राइट्स के बारे में हमने अगर आप बात करें तो मैंने 3 बातें आपको सिखाई हैं। क्या? सबसे पहला हमारा ह्यूमन राइट होता है। दूसरा हमारा कौन सा राइट होगा भाई? कौन सा राइट होगा ह्यूमन राइट के बाद? सर वो संविधान के द्वारा मिला हुआ राइट होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। और तीसरी बात करें हम तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तो ये चीजें अब इधर एक सेपरेट करते हुए अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब जाकर के हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आए हैं और यहाँ से हमारी एक्चुअल क्लास हो रही है अब स्टार्ट। ये हमने आपको हिस्ट्री बताई या आपका बैकग्राउंड मैंने बनाया है। अब हम बात अपने मुख्य बिंदुओं की करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 1872 में, और वो डेट क्या थी? 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को ये हमारा एनफोर्स हुआ था। ठीक, क्या ये पूरे भारत में लागू होता है? जी हाँ, पूरे भारत में। लेकिन जब से आर्टिकल 370 और 35A जम्मू एंड कश्मीर से रिमूव हुए हैं, उसके बाद से ये पूरे भारत में लागू होता है। उसके पहले ये पूरे भारत में लागू नहीं होता था। पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी जगह लागू होता था। ये हम लोग लिटरली पढ़ते थे, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सो there is no need to say anything about the Jammu and Kashmir. It applies to whole of India. Okay. सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आया कहां से? तो हमने अभी कॉमन लॉ की बात की थी। तो कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड to apply English common laws as suited to Indian conditions, customs and uses. तो जो इंग्लिश कॉमन लॉ था, सर कॉमन लॉ का मतलब क्या आपने बताया था? जरा आप बता दीजिए मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो बोलिए, ना याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। कॉमन लॉ का मैंने मतलब बताया था कि इंग्लैंड में जो वहाँ के यूसेस कस्टम्स होते हैं, कस्टमरी जो लॉ होते हैं उनका, और वो कहाँ से निकल के आते हैं? वो कोर्ट की डिसीजन से, वहाँ के यूसेस के हिसाब से निकल के आते हैं। तो वो कॉमन लॉ, वो एक्चुअली रिटन नहीं होते हैं, इन्हें अनरिटन लॉ भी कहा जाता है। तो अब इन कॉमन लॉज के हिसाब से वहाँ के यहाँ इंडिया में, वहाँ से यहाँ ला करके यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उनको सेट किया गया। सम डिफिकल्टीज वर नोटिस्ड इन यूजिंग इंग्लिश कॉमन लॉ, और
उसको यहाँ लागू करने में कुछ दिक्कतें आई। यहाँ की कंडीशंस अलग हैं, यहाँ की परंपराएं भारत इंग्लैंड से बहुत आगे है। वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग यहाँ के इंग्लिश न बोलने वाले लोगों से बहुत पीछे हैं। भारत के लोग बहुत आगे हैं। हमारा आयुर्वेद कितना आगे है, दुनिया जानती है कि भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ की हिंदू सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी है, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो अभी इसकी तो तुलना ही नहीं है। तो इसके कल्चर में कहाँ मैच करेगा बताइए इंग्लैंड का लो, वो अंग्रेज गोरे में क्या मालूम उन्हें। चलिए, तो accordingly later the court started deciding cases based on the Hindu personal laws। तो जो पर्सनल लॉज होते हैं कोर्ट ने उनके हिसाब से अब डिसीजन लेना शुरू कर दिया। और सब्सिक्वेंटली फिर जरूरत क्या पड़ी, बट द सेम वर स्टिल नॉट फाउंड फिट टू एड्रेस द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज। लेकिन अभी भी वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हुए। तो फिर सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया इन 1872। अब एंड दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। बेस तो वहीं से था लेकिन बनाया गया भारत के हिसाब से, विच इज टू अ लार्ज एक्सटेंट मेड अप ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, जो केसेस डिसाइड हुए हैं, डिसाइडेड इन पास्ट, उनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, अब बात समझ में आई होगी। चलिए, तो क्या ये कहानी समझ में आई कि कॉमन लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ से निकल के आया, लेकिन इंडिया में वो सूट नहीं किया, तो दोबारा से फिर यहाँ के जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, तो यहाँ तो बहुत सारे कल्चर हैं, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड करना शुरू कर दिया कोर्ट ने। लेकिन देखा कि फिर भी फिट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे नया अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाना पड़ा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना, क्या क्या चीजें थी इसमें। जब ये हमारा एक्ट बना तो कुल मिलाकर के 260 सेक्शंस, कितने 266 260 सेक्शंस हुए इसमें। और सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहा। इसमें बहुत सारी चीजें थी, देखिए क्या क्या है। सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक हमारा कौन सा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद 76 से स्टार्ट हुआ एंड 123 तक, 76 से स्टार्ट करके 123 तक यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक कानून है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 123 तक हुआ। उसके बाद 124 से स्टार्ट हुआ और 238 तक गया। कौन सा, ये था आपका पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा था, ये था आपका पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे प्लेज, इंडेमनिटी, बेलमेंट, गारंटी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये स्टार्ट हुए कहां से, हमारे 124 से, और वो गए 238 तक। और तब उसके बाद 239 से स्टार्ट हुआ हमारा पार्टनरशिप और वो गया 266 तक। अब देखिए जरा, इसमें मैंने कुछ चीजें काट रखी हैं। क्यों, बिकॉज इन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा हो गया ना, और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही ना आने लगी। ये अलग अलग, देखिए ना यहाँ पे कहीं ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज आर रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट में ही आने लगे। बट प्रॉब्लम्स भद्दा होने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, तो फर्दर डिसाइड ये किया गया कि अब कुछ चीजों को इसमें से अलग किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग रखा जाए। तो यहां पर सेल ऑफ गुड्स को अलग किया गया और पार्टनरशिप को अलग किया गया। 1930 में 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना और 1932 में 2 साल बाद हमारा पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया और इनको अलग किया गया। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेचारा सांस लेने लगा, हाय मैं तो हल्का हो गया, हाय मैं तो हल्का हो गया। तो अब क्या रह गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो बस सेक्शन 1 से लेके 75 तक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट,
और 123 से लेकर के नहीं 124 से लेकर के 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेस, बेलमेंट और ये सब चीजें आने लगी। ठीक है, ओके। तो ये कहानी थी, हिस्ट्री थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब इसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनिशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं हमें मदद करेंगी, हमें हेल्प करेंगी आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनोलॉजी को, एटिमोलॉजी को समझने में। इन परिभाषाओं को अगर हम बेहतर तरीके से समझ लें तो फिर आप ये मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी हद तक आप आसानी से सारे के सारे प्रोविजंस को समझ सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि वो परिभाषाएं कौन सी हैं। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है, उसके क्लॉज ए से लेकर के जे तक, कहां तक, जे तक हमें ये परिभाषाएं देखनी है। देखिए एकदम बिल्कुल सीक्वेंस, यहां तक सेक्शन 2 क्लॉज जे तक क्या क्या है जरा सुनेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर या प्रॉमिस क्या आता है, ऑफर या प्रपोजल, सेक्शन 2 क्लॉज ए। सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस की बात होती है। ये मैं इसको प्रॉमिस को काट करके यहां एक्सेप्टेंस बना देता हूं, ठीक है। गलत नहीं है प्रॉमिस, लेकिन उसको लॉजिकली मुझे समझाना पड़ेगा, तो यहां फिलहाल एक्सेप्टेंस की बात होती है। उसके बाद 2C में प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की बात होती है। कौन होता है प्रोमिसर, कौन होता है प्रोमिसी। 2D हमारा कंसिडरेशन की बात करता है। इन सब मुद्दों पे हमारी चर्चा, ये तो एक चैप्टर ही हो जाएगा आपका अलग से। सेक्शन 2E में अग्रीमेंट की बात होती है कि अग्रीमेंट किसे कहते हैं। आप तो रोज अग्रीमेंट करते होंगे ना, अग्रीमेंट वर्ड सुनते होंगे ना, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं अग्रीमेंट, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। 2G वर्ड अग्रीमेंट, नॉट अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड्स आपके लिए अभी फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा कि वर्ड अग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या फर्क होता है। ये देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड अग्रीमेंट एंड वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को, कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है वही डिफाइन किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। एंड सेक्शन 2 क्लॉज आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं, बट मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये डेफिनेशंस अभी एक साथ करने वाले नहीं हैं, बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो एनी इंटरलिंकेज, कोई फायदा नहीं होगा, इंटरलिंक करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग जैसे जैसे प्रोविजंस पे आते जाएंगे, वी विल फर्दर डिस्कस ऑल दीज डेफिनेशंस एंड इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ओके, चलिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारा प्रोविजन होता है यहां से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होता है, एनालिसिस से, डेफिनेशंस की एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H। आइए हम आप अपने आम लाइफ में, आम जीवन में, सर आम लाइफ होती है और इमली लाइफ नहीं होती है, होती है, वो भी होती है। तो इस आम जीवन में डेली, रोज कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पता भी नहीं चलता, और हम कॉन्ट्रैक्ट करके चले आते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरे भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं है, नहीं मालूम हमें। सोचिए सर ये कैसे होता है। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमें 5 किलो का चीनी का एक पैकेट दे दीजिए, वो कहता है कि 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए केजी है ये। हम कहते हैं ठीक है दे दीजिए, और वो हमें सामान देता है, हम उसे पैसे दे देते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पहले बना और फिर वो पूरा भी हो गया। दूसरा, हम जब जाते हैं दुकान पे
तो कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जान पहचान के, उनसे हम पूरे 1 महीने का सामान जो भी राशन होता है वो ले लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में उसे पैसे चुकाते हैं। हाँ सर, ये भी होता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम उसे कहते हैं कि भाई हमें आज सामान दे दो और हम अगले महीने तुम्हें पैसे दे देंगे, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये कैसे बना कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे बना? हाँ, ये सवाल वाजिब है आपकी। मैं आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाने वाला, आप डेफिनेशन बनाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, आप खुद डेफिनेशन बनाएंगे। आइए हम लेके चलते हैं आपको वास्तविक दुनिया में और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। जब आपने दुकानदार से ये कहा कि भाई साहब मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, शुगर, then at the point of time when you are asking that shopkeeper that I need 5 kilogram of sugar, at that point of time you had made an offer. आपने उस दुकानदार को एक ऑफर चिपका दिया कि मैं 5 किलोग्राम चीनी खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे देंगे? और उसने अगर कह दिया कि हाँ, ये जो मैंने ऑफर दिया ना, उस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने कह दिया हाँ, तो अब जैसे ही उसने हाँ कहा, ये एक अग्रीमेंट बन गया। क्या खासियत है, देखिए जरा, खूबी देखिए, क्या बेहतरीन तरीके से समझौता। अग्रीमेंट क्या होता है? हिंदी में इसे समझौता कहते हैं। समझौता कैसे बनता है, कैसे होता है, बताइए। डेली लाइफ में आप समझौते करते हैं, आपके दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, दोस्त एक जिसका झगड़ा हुआ है जिससे हुआ है, दोनों आपके दोस्त हैं, दोनों को जाकर के समझाते हैं, ये मारने को तैयार है, वो कहता है कि नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे, इसने ये गलती की है, वो कहता है ये इसने गलती की है, मारेंगे, ये कहता है वो। सर मारकाट की बात मत करिए ना प्लीज, क्या करें, आपको समझ में ही तभी आएगा। तो जब हम इसको कहते हैं कि भाई उसने क्या गलती की, वो कहता है ये गलती की, कहते हैं ठीक है तुम अपनी गलती मानो और बोलो उससे सॉरी, ये कहता है कि नहीं बोलेंगे जब तक वो नहीं बोलेगा। तो दोनों को एक साथ मिलाते हैं और आपस में समझौता कराते हैं कि तुम इसको ये नहीं बोलोगे, गालियां नहीं दोगे, जो भी है, और ये तुमको मारेगा नहीं, अब ये कसम खाओ। तो जब दोनों ये बात मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो समझौता हो जाता है। इसी तरह से मर्केंटाइल लाइफ में भी अग्रीमेंट होते हैं ऐसे। जब एक आदमी की बात दूसरा आदमी मान लेता है तो फिर इसे कहते हैं एक अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। जो अग्रीमेंट होता है ना, वही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब एक अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सवाल ये उठा कि सर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ कैसे बनता है? समझौता तो कर लिया हमने, दुकानदार से मैंने कह दिया कि हमें ये सामान चाहिए, उसने कहा हाँ हम आपको दे देंगे, और ये तो समझौता बन गया, एक अग्रीमेंट बन गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून के द्वारा लागू किए जाने योग्य हो, प्रवर्तनीय हो, हिंदी में एनफोर्सिएबल हो। मतलब अब अगर मैंने दुकानदार से कहा है कि आप मुझे ये सामान देंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, इस पे समझौता हुआ है, तो अगर वो सामान नहीं देता तो आप उसे अगर कोर्ट में ले जा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर उस व्यक्ति को आप कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हैं तो फिर ये, और कोर्ट भी कहता है कि हाँ इस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए, तो ये एनफोर्सिएबल है। ये जो आपने आपस में समझौते किए हैं ये प्रवर्तनीय है, ये कोर्ट में माना जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कोर्ट में जाने की नौबत तब आती है कि जब दोनों में से कोई एक मना करे, लेकिन ये बात तो पहले देखनी होगी ना कि ये क्या मामला मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं या नहीं, ले जाने योग्य है या नहीं। तो अगर ले जाने योग्य है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ले जाने योग्य है तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। सर ऐसे भी अग्रीमेंट या समझौते होते हैं क्या कि अगर उसके पूरा ना होने पे कोर्ट में ना जाएं हम? कुछ एग्जांपल सॉरी,
आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके एक दोस्त ने एक आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। बताइए आपका अगला रिएक्शन क्या होगा? सर हम लोग पार्टी करेंगे जम के। ठीक है, आप पार्टी करेंगे। उस दोस्त ने बड़ी खुशी से आपको कहा आज रात को आ जाना, मेरे घर पे ही डिनर है और खूब पार्टी करेंगे। आपको 9 बजे का टाइम दिया गया और आप शाम को ही तैयारी करना शुरू कर दिए कि आज तो दोस्त के यहां जाना है, पार्टी करना है, खूब खाएंगे और पिक्चर देखेंगे और पता नहीं क्या क्या। आप मन से दिल लगा करके जा रहे हैं अपने दोस्त के पास कि मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है, एप्पल आईफोन की पार्टी दे रहा है। और जाने के बाद पता चल रहा है कि दोस्त का दरवाजा बंद। 9 बजे रात को आप पहुंचे, उसके घर पे कोई है ही नहीं, वो पहले ही पिक्चर देखने निकल गया है अपनी फैमिली के साथ। बल्ले बल्ले हो गई नी बल्ले बल्ले, हो जाए नी बल्ले बल्ले। अब क्या करेंगे आप? अब जब मुड़ के देखते हैं आप तो घर पे दिखता है कि माँ से तो कह के आए हैं कि हे माँ, मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ खाना खाने, मेरा खाना मत बनाना। और दोस्त के सामने दिख रहा है कि खाली प्लेट उसके अंदर पड़ी होगी और वहां तक भी नहीं पहुंच सकते आप। अब आप क्या करेंगे? मन में गुस्सा उबाल मार रहा है, गुस्से आ रहा है कि आज दरवाजा तोड़ देंगे, दोस्त मिल गया तो उसका क्या कर देंगे। ऐसे दोस्त ना हो तो अच्छी ही बात है। तो इन सिचुएशंस में अब बताइए, उसने कहा था कि आ जाना हम पार्टी देंगे, उसने आपके सामने प्रस्ताव रखा, आपने मान लिया, एक अग्रीमेंट तो बन गया। लेकिन मैंने जो अग्रीमेंट वाली बात बताई थी कि आप प्रस्ताव किसी के सामने रख रहे हैं, ऑफर रख रहे हैं और वो मान ले रहा है, तो वो अग्रीमेंट बन जा रहा है। लेकिन क्या अब आप कोर्ट में जाकर के उस दोस्त के खिलाफ केस कर सकते हैं कि मैं रात भर भूखा सोया, मुझे हर जाना, मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए? क्या आप कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कोर्ट भी भगा देगा आपको, चल हट झूठे, ऐसे केस हम नहीं देखते यहां पे, भगा देगा कोर्ट आपको भी। और ऐसे मामले एनफोर्सिएबल नहीं होते क्योंकि यहां पे कोई लीगल राइट्स नहीं है आपके पास। दोस्त खाना खाने के लिए बुला रहा है तो ये अगर वो नहीं पूरा कर रहा है अपना वचन, अपना वादा, अपना प्रॉमिस, तो फिर आपके पास कोई लीगल राइट नहीं आ रहा है कि कोर्ट से या पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर दें आप कि उसने मुझे डिनर पार्टी में बुलाया और भूखे सुला दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये एनफोर्सिएबल नहीं है। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो अब देखिए सेक्शन 2 क्लॉज एच में क्या लिखा गया है। एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अब अग्रीमेंट क्या होता है ये सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, ये मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। और तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए और 2 या 2 से लोगों के बीच में होना चाहिए जो कि इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस शुड बी मेड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो डेफिनेटली 2 से लोगों से अधिक। आप अकेले ही अपने आप से ही प्रॉमिस अग्रीमेंट कर लीजिए। आज मैं अपने आप से अग्रीमेंट करता हूं कि मैं अपने आप को एक कपड़ा खरीद के दूंगा, ऐसा अग्रीमेंट होता है क्या? इन अदर वर्ड्स, एन agreement which can be enforced in a court of law is known as a contract, and for becoming an agreement into a contract there must be 2 conditions. पहला, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है एंड एनफोर्सिबिलिटी भी जरूरी है। सर एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैन बी एंटरटेन्ड in court of law। कोर्ट में ले जाकर के आप उसको रख सकते हैं, कोर्ट में एंटरटेन हो सकता है, तो फिर एनफोर्सिएबल है। और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन अग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, बस एक सिंपल। लेकिन सेक्शन 2E को हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये अग्रीमेंट क्या होता है। तो इसके लिए अब आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे अग्रीमेंट के बारे में, व्हाट इज एन अग्रीमेंट। और उससे
एक राज, एक पर्दा उठेगा कि अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट में कुछ नए वर्ड्स आएंगे जैसे प्रॉमिस। अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन होती है every promise and every set of promises forming the consideration for each other is known as agreement। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप जो भी चीजें पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा आपने समझी है उसको देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको अग्रीमेंट और बाकी के डेफिनेशंस और प्रोविजंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।